मैं इस वक्त आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं हिंदुस्तान से 7 समंदर पार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हिंदुस्तानी कल्चर और उर्दू तहजीब का परचम लेकर दुनिया को मोहब्बतों का एक नया तारुफ कराने वाले मोहतरम रेहान सिद्दीकी साहब से। अच्छा, वो आप सलीम जाफरी साहब की वो जो लिगेसी है उसमें बड़े कमाल के मामले होते थे। जॉन एलिया को जॉन ओलिया उन्होंने ही पहले ही है ना, जॉन साहब से उनके अपने बड़े बेतकल्लुफ ताल्लुकात, बहुत बेतकल्लुफ थे। बहुत यहाँ के मुशायरों में और दुबई के मुशायरों में ऐसे ऑर्गेनाइजर क्या फर्क देखता है। जो लखनऊ में हमने प्रोग्राम किए वो तो हमने खुद किए जी, अपनी तरजीह में हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर में चाहिए। बाकी जहाँ पे प्रोग्राम किए तो कोलैबोरेशन से हो, तो कोलैबोरेशन में आप कुछ ना कुछ काइंड ऑफ समझौता करते हैं। वो जो आप कर पाते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग दुबई में हैं तो वहाँ जो कंफर्ट जोन है उसका एक अलग ही बात में, तो सब चीज़ हमारे पास एकदम फिंगर टिप्स में। यहाँ पे हमें चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस होता है और उसको भी हम लोग एंजॉय करते हैं। कि आप कितने शायरों को स्टार बनाकर दम ले लें, कोई ऐसी डेडलाइन आपने तय कर रखी है कि इतने लोगों को एक बात की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। कोई नया शायर हमारे क्या है तो आप अमीर हमजा रहे ले, या हमारी एक कोशिश तो होती है, अगर कोई सच्चा शायर आया है जिसने बड़ी मेहनत से शेर लिखा कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो फिर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, और उसका मिलना चाहिए। उसने जो पढ़ा है वो दुनिया के हर उस घर में उसके वो कंटेंट जाना चाहिए, यहाँ की शेर शायरी पसंद की जाएगी। सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त नदीम फरूक, और इस वक्त आप देखना शुरू कर रहे हैं आपकी पसंदीदा सीरीज सितारे हिंद। सितारे हिंद में जैसा आप जानते हैं हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाली अहम शख्सियात जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ नुमाया किरदार अदा किया है, उन शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं। वो सियासत से हो सकते हैं, वो समाजियात से हो सकते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर की इंडस्ट्री से हो सकते हैं, वो फिल्म से हो सकते हैं, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से हो सकते हैं। अलग अलग शख्सियात बारी बारी आपसे मुलाकात करते हैं। आज जिस अहम शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनके बारे में मुझे सिर्फ इतना बता देना काफी है। अगर मैं उनका सिर्फ नाम यहां से ले दूं तो आप उनके बारे में बहुत कुछ काफी कुछ जानते हैं। मैं इस वक्त आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं हिंदुस्तान से 7 समंदर पार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हिंदुस्तानी कल्चर और उर्दू तहजीब का परचम लेकर दुनिया को मोहब्बतों का एक नया तारुफ कराने वाले हमारे बहुत अदब नवाज शख्सियत मोहतरम रेहान सिद्दीकी साहब से। जब रेहान सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है तो अपने आप अंदाजे बयां और जैसे बड़े बैनर का कॉन्सेप्ट और उस बैनर की तमाम तर कामयाबियों की एक बड़ी फहरिस्त आपके सामने आती है। तो आज हम रेहान भाई से कुछ वो सवाल जो आपने पूछे हैं, कुछ वो सवाल जो हमारे जहन में है, और कुछ वो सवाल जो हमारे बात करते करते हमारे जहन में आएंगे, आप सबके लिए करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं मुलाकात को, और सबसे पहले आइए मुलाकात करते हैं जनाब रेहान सिद्दीकी साहब से। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और ये एक मिसरा ही नहीं है बल्कि इसका जो आखिरी टुकड़ा है अंदाजे बयां, और ये अंदाजे बयां और गालिब का सिर्फ एक छोटा से मिसरे का टुकड़ा नहीं है बल्कि इसे कामयाबी का एक ऐसा स्लोगन बनाकर जनाब रेहान सिद्दीकी साहब, मोहतरमा शाजिया पिदवई और उनके तमाम साथियों ने इसको साबित किया है। इस बात को अब हम यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके तारुफ में जो कुछ मैं कह सकता था अपने छोटे मोटे तजुर्बात और छोटी मोटी जानकारियों की बुनियाद पे वो मैंने आपके तारुफ में पेश किया। आपका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ का ये जो इलाका है जिसे अवध का इलाका कहा जाता है, इसी अवध के इलाके से आपका ताल्लुक है। तो हम क्यों ना यही से बात को शुरू करें, हिंदुस्तान से शुरू करेंगे, फिर दुबई तक जाएंगे और फिर लौट के हिंदुस्तान आएंगे। इस सफर को कुछ यूं शुरू करते हैं। तो रेहान भाई, आपने आपकी तालीमी सिलसिला आपका क्या यहाँ हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ रहा, कैसे कैसे? मैंने अपनी पूरी तालीम जो है लखनऊ में हासिल की जी, और ग्रेजुएशन हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया।
अच्छा, तो बेसिकली हमारी पूरी तालीम लखनऊ से हुई है। तो लखनऊ से फिर उसके बाद आप यहाँ से दुबई आपका जाना कब हुआ? एक्चुअली क्या हुआ कि लखनऊ में जब ग्रेजुएशन किया तो ये हुआ कि हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, यहाँ मुस्तकबिल ज़्यादा अच्छा है। तो उस सिलसिले से वहाँ चले गए जी, और विजिट वीज़े पे गए थे, फिर जॉब वगैरह ढूंढी गई जी, और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गए और एंड तक हमने वहीं पे जॉब की। अच्छा, ये तो ये हुआ कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद आपने दुबई का फैसला किया, लेकिन जब आप हिंदुस्तान में थे और जाहिर है कि शायरी की मोहब्बत जो है, शायरी का शौक या शायरी सुनने का शौक, ये हमारा मानना ये है और हमने बुजुर्गों से यही सुना है कि किसी को बिल्कुल बचपन से मिलता है, जो उसे अपने अजदाद से जो तरबियत मिलती है उसमें उसे शायरी की मोहब्बत मिलती है विरासत से। तो आपके साथ भी ऐसा ही रहा होगा। हाँ, एक्चुअली हम यहाँ जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अक्सर बेशतर शाम को हमारे एक जानने वाले थे, उनके क्या कुछ लोग इकट्ठा होते थे, और मुझे याद है कि उनकी डाइनिंग टेबल पे कुछ लोग इकट्ठा होते थे वीकेंड्स में जी, और उस घर में हमारा जाना आना अच्छा खासा था। तो हम देखते थे कि कोई एक साहब आते हैं और वो कुछ कह रहे होते थे और सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे होते थे, और वाह वाह की सवाल आदि आती थी वहाँ पे। तो मुझे वो प्रोसेस अच्छा लगता था, मुझे पता नहीं था कि ये है क्या जी। तो वहाँ पे जो एक हमारे दोस्त थे, उनका भी नाम रेहान है, तो एक दिन वो मेरे घर आए, और घर आए उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया। जब शेर तो अब हम कह रहे हैं, तब हमें पता नहीं था वो क्या था, कि मानोगे तगाफुल ना करेंगे करोगे लेकिन काप हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये अम्मी ने सुनाया। हाँ, तो फिर वो खाला के पास हम गए, दूसरे दिन हमने उनसे पूछा ये क्या है जो ये जी रेहान ने पढ़ा है। तो हालांकि जो हम उनको सुना रहे थे तो भूल चुके थे, उन्होंने फिर से सुनाया जी। तो उन्होंने हमसे कुछ उसका मतलब बताया जो हमारी एकदम समझ में नहीं आया जी, लेकिन वो चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी। और फिर वो एक हमारे मोहल्ले में थे, वो जो लखनऊ फेस्टिवल के मुशायरे हुआ करते थे उसमें जाते थे। तो मुझे याद है कि वो जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे वो मुशायरे में जा रहे हैं। तो हमने कहा क्या होता है, तो उन्होंने एक शेर सुनाया, तो मुझे फिर रिलेट किया कि वो जो सुनाया था यही कुछ वहाँ पे कुछ है। तो उनके पास साथ साइकिल की कैरियर पे बैठ के हम वहाँ पे गए। अरे वाह! और वहाँ पे गए नदीम भाई, तो मुझे उनके पास कुछ अच्छे वाला शायद पास था, तो आगे ही हम कहीं बैठे थे जी। तो हमने लेफ्ट साइड में, क्योंकि खवातीन उधर बैठी थी और मर्द हज़ार इधर बैठे थे, तो हमने देखा कि वहाँ से कुछ पढ़ा जा रहा है और वहाँ पे कुछ लिख रहे थे, वो जो खातूनें कुछ लिख रही थी। वो प्रोसेस मुझे इतना खूबसूरत लगा कि ये कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ये लिखा जा रहा है। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत फैसिनेट किया जी। हाँ, बहुत मज़े का था वो पूरा जो हो रहा था वहाँ पे। फिर धीरे 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 फिर वो धीमे की मुशायरों में जाना और वहाँ पे पासेस ना मिल पाना, और उसके बाद वो पुलिस की जो सारी हरकतें होती थी उसका सामना करना, और मुशायरे में मुसलसल जाना, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो मुझे मुशायरे का शौक बचपन से, हम जहाँ पे रहते थे सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही थी तो वहाँ से हुआ, और फिर धीमे का मुशायरा उस ज़माने में बहुत वो बहुत मशहूर, बारानती हमारा ननिहाल था है, तो उस सिलसिले से जाते तो धीमे के मुशायरे का इसमें बड़ा रोल है हमारे इस शेर व शायरी के शगफ को पहला। अच्छा, उस जमाने में जब शायरी का शौक आपके अंदर धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, आप धीरे धीरे शायरी को पसंद करने लगे थे और ये धीरे धीरे आपके अंदर जगह बना रही थी शायरी की मोहब्बत, तो उस वक्त के कुछ शायर आपको याद हों जो आपको बहुत अच्छे लगते थे या जिनको आप सुनना बहुत पसंद करते थे? कुमार साहब को मैंने बहुत सुना। कुमार साहब को, कुमार बारानकवी साहब, बशीर बद्र साहब जी, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो जो मिसरे उनके होते थे वो बड़े मजे के होते थे। कुमार बाराबंकी साहब को मैंने बहुत सुना, उनका तरन्नुम, उनकी शायरी, जिस अंदाज से वो एक शेर जो उनका था उसने हमको जगाया कि वो शेर था कि वो एक शेर नहीं कि एक सदी का मजा हम सब पे किया, एक पल में कतई अमता हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, और ये शेर के भूले हैं उसे रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हम देते हुए। इसमें एक और मजे, इस गजल में एक और मजे का शेर है, हम भाई याद दिलाऊं आपको मैं जी। कुमार साहब में क्या मजे से वो शेर कहा है, और ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर शायरी की आसानियों की मुश्किलें समझनी है तो खुमार समझना पड़ेगा। क्या मजे से उन्होंने कहा है कि वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है,
आंखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछा। हमने उसके बाद मुखबरी किसी मिसरे में सुना नहीं। हाँ हाँ, ये तो क्या कमाल था साहब, बहुत बहुत। और उनको मैंने सुना, और उस जमाने में तो दूरदर्शन में कभी कभार सुनने को मिल जाते थे, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो नहीं थे जी तो उसके बाद हम जब यहाँ से गए दुबई में, तो फिर वहाँ पे तो मुशायरों के सिलसिले बहुत ही उरूज पे थे। सलीम जाफ़ी वगैरह का, सलीम जाफ़ी साहब के जो मुशायरे होते थे, तो मेरी खुशबख्ती ये है कि हमने उनके 3 मुशायरे किए। सलीम जाफरी साहब के 3 मुशायरे आप चले लेके बतौर सामे, मतलब सामईन में जाके आपने या मेहमान के तौर पे जाके आप जी सुने हैं? जी 3 सामे। मुशायरे सुने। जी। और हमको ये बता दूं, सलीम जाफ़ी साहब की दूरअंदेशी का ये हाल था कि आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि 94 में मैंने 30 दिरहम का टिकट लेके जनाब सलीम जाफ़ी साहब का मुशायरा सुना। अच्छा, जी बिल्कुल। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो दुबई के मुशायरों का आज का जो ऑरा हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत सलीम जाफरी साहब ने उस तरह से बुनना शुरू कर दी थी उस वक्त, के लोगों का जहन बन जाए कि मुशायरे इस तरह से होने चाहिए कि लोग उसके लिए कुछ खर्च करें, उसका कुछ आप सही कह रहे हैं। तो सलीम जाफ़ी साहब के जो मुशायरे थे, वो अलीगढ़ की वो एक वहाँ पे तंजीम हुआ करती थी, जी वहाँ से वो वजूद में आया। जी। और सलीम साहब ने जिस तरह से मुशायरों को कवर किया है, आज भी आप पुराने मुशायरों की बात करें नदीम भाई, तो पुराने मुशायरों में आपको दुबई के सलीम जाफ़ी साहब के सारे मुशायरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसको बड़ा संभाल के रखा। उस ज़माने में बड़ा अच्छा शूट होता था, और अल मंसूर वीडियो पे वो मिलते मिलते थे, और बहुत क्या खूबसूरत। अच्छा, वो आप सलीम जाफरी साहब की वो जो लिगेसी है, उसमें बड़े कमाल कमाल के मामले होते थे। जॉन एलिया को जॉन ओलिया उन्होंने ही पहले ही है ना, जॉन साहब से उनके अपने बड़े बेतकल्लुफ ताल्लुकात, बहुत बेतकल्लुफ थे, बहुत। तो बड़ी मजे की बातें उनसे होती थी। और उसके अलावा खुमार साहब का जश्न करना, और तमाम अली सरदार जाफरी का जश्न, कैबी आजमी साहब का जश्न करना, तो सलीम जाफरी साहब ने बड़ा काम किया, बड़ा काम हुआ। सलीम जाफरी साहब के दुनिया से जाने के बाद ये लगने लगा था कि अब इस परचम को अब कौन थामेगा, अब ये जो अदबी परचम है, अब ये किसके हाथों में रहेगा। उसके बाद कई नाम निकल के आए, लेकिन उसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी टीम आगे आई और उसने इस परचम को थामा, जिसमें जाहिर है कि नो डाउट आप लोगों का एक ताल्लुक रहा, और उस जज्बे के तहत आपने शुरू। जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ से एक सवाल आपको इसलिए भी करना चाहता हूँ कि मेरे एक साथी ने भी, एक ये कोई अदब नवाज पेज है, तो इन्होंने एक सवाल किया है, जो हमने अपने साथियों से कहा था कि अगर आपको रेहान साहब से कोई सवाल करना है तो आप हमारे यहाँ कमेंट कीजिए, हम उसको आपके नाम के साथ सवाल को रखेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि अंदाजे बयां और की बुनियाद जिस ख्याल पर रखी गई थी, क्या आज भी वही ख्याल इसकी रूह है, या वक्त के साथ साथ इसका सफर बदलता गया? नहीं, हमने जो सोचा था, जो ख्याल था, उससे कहीं बेहतर हम कर पा रहे हैं। ये हमें इनको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा एक जो मिशन था कि अच्छी शेर, नए शोरा, और पूरी दुनिया भर में एक्चुअली क्या था ना नदीम भाई, हम FMCG के आदमी हैं जी, तो हमारे लिए शेल्फ लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ। बिल्कुल। तो हमारा हमेशा ये था कि हम मुशायरा आज हो और कल ख़त्म हो जाए, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं जी। इसको सालों साल कैसे जिंदा रखा जाए, उस पर हमने बहुत काम किया। तो आप नदीम भाई, आप तो बहुत से हम लोगों के साथ आप मुशायरों में आपकी शमूलियत रही है। आज भी 2012 के मुशायरे वो जिंदा हैं, जिसमें अगर मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि राहत इंदौरी साहब की कोई पूरी वीडियो अगर सबसे ज़्यादा चली है, तो वो अंदाज़े बयां की वीडियो 2012 वाली चली। उस ज़माने में वो 27-28 मिलियन लोगों ने देखा था। और तमाम दुनिया के जितने भी शायर जो भी हमारे क्या आए हैं, वो बहुत, हम इसको मॉडेस्टी से कह रहे हैं, बड़े उससे कह रहे हैं कि दुनिया जिन शायरों ने हमारे क्या पार्टिसिपेट किया, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुने गए। उसकी वजह यही थी कि हमारा जो मिशन था कि हम इन मुशायरों को मुशायरे के बाद जिंदा रखें, वो हम कर पाए। अच्छा, आपकी मेहनत का जो फोकस था वो पोस्ट प्रोडक्शन पे था, मतलब पोस्ट इवेंट जो आप मेहनत करते थे, यानी जो मेहनत लोगों की नजर से वैसे दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल। लोग तो समझ रहे हैं कि आज 14 तारीख में मुशायरा था, मुशायरा हो गया,
लोगों ने तालियां बजा ली, वो अपने घर चले गए, शायर भी अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस हो गए। लोगों ने समझ लिया कि मुशायरा खत्म हो गया। यहाँ से अंदाजे बयां और का काम अब शुरू हो रहा है और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ, जब वो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी निभाते हुए उस वीडियोस को, उन रील्स को, उन शॉर्ट्स को पूरी मेहनत के साथ पोस्ट प्रोडक्शन में जो अच्छे से लोगों के सामने पेश हम लोगों ने बहुत ये कमाल है। बहुत खूबी से किया। देखिए क्या होता है ना, जब ऐसा होता है तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। जो हमारे क्या शायर आया है उसको पजीराई मिल रही है, वो दुनिया भर में सुना जा रहा है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल अंदाजे बयां प्लेटफॉर्म में वो पढ़ा जा रहा है, वो शेर वो शायर ने परफॉर्म किया और वो शायर की वो परफॉर्मेंस दुनिया भर में गई, तो अंदाजे बयां ने भी साथ साथ ट्रेवल किया जी। और दूसरी बात ये है, जो अलास्का में बैठा हुआ, न्यूजीलैंड में बैठा हुआ, हिंदुस्तान या पाकिस्तान से आदमी गया हुआ है, जिसको ये भूख रहती है उर्दू, जो उर्दू द है जी, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, उसको मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया। बिल्कुल, दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो आपने जो सवाल किया, जो भाई ने सवाल पूछा था, तो ये हम लोगों की जो सोच थी, और धीरे धीरे इसको हम जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा कर पाए और इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जाहिर है कि ये जब ख्याल आपके दिल में आया होगा कि आप दुबई में रह रहे हैं, अब जाहिर है कि दूसरे मुल्क में इतना बड़ा फैसला ले पाना, इतना बड़ा फैसला किसी दूसरे मुल्क में ले पाना कि हम एक इवेंट करेंगे जिसमें हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से शायर बुलाएंगे, अब उन शायरों के एकोमोडेशन का इंतजाम है, उनके टिकट, वीजा, ये सब इंतजामात है, मुशायरे के वेन्यू का इंतजाम है, और मुशायरे की पूरा जो काम है वो सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये ख्याल जब आपके अंदर आया था तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके सामने रहे होंगे कि जब पहला मुशायरा आपने किया होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कैसे ये ख्याल मतलब परवान चढ़ा? मैं वो पहले से बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म था कि हमें एक चीज और बताता चलूं, जो अंदाजे बयां की बुनियाद पड़ रही थी जी, उस जमाने में हमें 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 एक जो सो कॉल्ड प्रोडक्ट है, इसमें जो सबसे ज्यादा शायरों में अगर किसी ने हमें सपोर्ट किया, वो जनाब मुनव्वर राना साहब ने सपोर्ट किया, और उनका बहुत बड़ा हाथ है इसको स्ट्रॉन्ग करने में। और उसके बाद हमारे 2010 के मुशायरों से फिर हमारे पास डॉक्टर कुमार विश्वास आने लगे थे, और उन्होंने 7-8 साल मुशायरों की निजामत की, और उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि इस मुशायरे की उसको नींव को मजबूत करने में। क्योंकि मुझे उनकी मेहनतें याद हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास की बात करें कि वो अगर 8 बजे वो निजामत की चेयर पे बैठते थे, तो वो रात में 3-4 बजे ही उठते थे, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने इस जो पौधा है अंदाजे बयां का, इसकी जड़ों को मजबूत किया, मुनव्वर राना साहब ने और जनाबे कुमार विश्वास ने। अच्छा, तो आपकी टीम में जितने भी आपके साथी थे, तो उनको जब पहला प्रोग्राम आप कर रहे थे, तो कुछ अंदर से कभी कुछ ऐसा भी था कि यार ऐसा ना हो कि हम कहीं कुछ फेल हो जाए, या फेलियर का कोई खतरा आपको उस वक्त ऐसा लगा? बहुत सारे लोग थे, इंथुजियाज्म था, और देखिए क्या था, ये हमारे जो हमें मुशायरा करने का हमने क्यों सोचा, या हमारे दोस्तों ने क्यों सोचा, उसकी एक ही वजह थी कि जो उस जमाने में दुबई में मुशायरे हो रहे थे, तो वो पॉलिटिकल बड़ा उनमें मामलात रहते थे कि वो किसी पार्टी के वहाँ नेता आ गया, दूसरी पार्टी के नेता आ गया, तो उसमें कम से कम 2 से 2.5 से 3 घंटे वो माला पहनाना और स्पीचेस होती थी, तो हम लोग जाके बड़ी कोफ्त होती थी, जब हम तो वक्त पे आ गए, मुशायरा शुरू ही नहीं हो रहा है। तो उसी जमाने में हमने और हमारे दोस्त ने ये तय किया कि यार हम लोग खुद कुछ करेंगे और एक ऐसी तंजीम बनाएंगे और ऐसे प्रोग्राम करेंगे जो खालिस और खालिस मुशायरे हों जी। तो उसकी नींव वहीं पड़ी थी कि हम लोग चाहते थे, अगर कोई मुशायरा देखने आए या सुनने आए, आप अगर कभी अंदाजे बयां के मुशायरों को आप शुरू से देखें, या आपने तो देखा है, आप जो उसका पार्ट रहे हैं, कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है जी, शॉल वॉल का कुछ नहीं होता है, एक 45-50 मिनट में हम पूरा सब खत्म कर देते हैं, और लोग जो सुनने जिस चीज को आते हैं, और फिर वो जो बात सिर्फ मुशायरा, सिर्फ मुशायरा। हाँ, तो ये हम कर पाए वहां पे। रेहान भाई, हमारे जो व्यूअर्स ने हमारे पास सवाल भेजे हैं, इनमें से एक बड़ा अच्छा सवाल, संभावना पंत है, ये हमारी कोई बहन है, तो इन्होंने एक सवाल किया है और बड़ा तवील इन्होंने बहुत आराम से लिखा है, और जाहिर है कि इससे इनका जज्बा मुझे समझ में आता है, मैं इनकी कद्र भी करता हूँ। एक सवाल किया है इन्होंने कि उर्दू और हिंदी शायरी ने हमेशा समाज को सोचने की जबान दी है, कभी इनकलाब के लिए, कभी मोहब्बत के लिए, कभी इंसानियत के लिए, लेकिन आज हम उस दौर में हैं जहां कई बार शेर तालियों, कमाई और वायरल होने की नीयत से लिखे जाने लगे हैं।
ना कि समाज को जगाने के लिए। आपने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पोएट्री को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उठाई है। और ऐसे समय में जब बजट की कमी और रिस्क के बावजूद आप इवेंट नहीं करते बल्कि संस्कृति की दिशा तय करते हैं, तो एक आयोजक के तौर पर आपका असली मिशन क्या है? कि आप आने वाली पीढ़ी को सिर्फ एक परफॉर्मेंस समझें या उसे दोबारा वो ज़मीर दे जो इंसान को की सोच का दायरा बढ़ाए और उसके भीतर संवेदना, जिम्मेदारी और समाज के प्रति चेतना पैदा करे। ये संभावना पंथ का सवाल है। ये सवाल मैंने आपके सामने अपने व्यूअर्स की तरफ से रखा है, तो जरा इसके बारे में बताइए कि आप क्या इसके जरिए नए शायरों को क्या आप लाइन ऑफ थॉट देना चाहते हैं? ये संभावना पंत ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, किया है इन्होंने। देखिए क्या है, अगर पहलों की बात, पहले की जैसे आप संभावना ने बात की कि पहले के शायर सोच की बात करते थे और समाज को आईना दिखाने की बात करते थे। आज भी शायर हैं जो समाज को आईना दिखाने की बेशक करते हैं, पहले भी करते थे। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अच्छा, पहले भी शायर जो होते तो कुछ ऐसे होते तो जो मुशायरे के लिए शायरी होती थी, कुछ समाज को आईना दिखाने के लिए शायरी होती थी। ये हर दौर में ये दो तरह के शायर होते थे जी। और आजकल भी वही है कि समाज को दिखाने वाली शायरी आज भी हो रही है और एक वो शायरी हो रही है जिनकी रीलें बन रही हैं। जी, जी। और क्या होता है, तब्दीली होती है तो उस तब्दीली के साथ लोग जाते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और ये सोशल मीडिया की वजह से जो शेर व शायरी का ऊज हुआ है आज के दौर में, अगर किसी माशूक को अपने जज्बात का इजहार करना है तो वो 2 लाइन का एक शेर भेज देता है। पहले वो खर्रे लिखे जाते थे तो आसानी से चीज़ें पहुंच जाती हैं। जी, जी। तो जो संभावना ने कहा है वो बिल्कुल सही है और हमारा भी मिशन यही है। हमारा मिशन ये है कि नए शायर आए, वो अच्छे शेर लिखें, वो मेयारी शेर लिखें और उसी वजह से हमारा प्लेटफॉर्म है, वो टैलेंट हंट का जो पूरा इनेकाद होता है उसका बेस ही वही है कि जो शायर आए, जो परफॉर्मेंस करने आए, वो पूरे एक प्रोसेस से गुजर के आए और अच्छी शायरी करे, ऐसी शायरी करे जिसको समाज को आईना दिखा सके जी। तो संभावना की जो फिक्र है वो हम उस फिक्र की बड़ी कदर करते हैं और उनकी इस तजवीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं और हम उस तरफ काम कर रहे हैं और अच्छे से काम करें। अच्छा रेहान भाई, अब जरा सा ये बड़ा संजीदा सा सवाल था तो ये बड़ा संजीदा जवाब भी आपको देना पड़ा। मैं थोड़ा सा लाइट मूड करना चाहता हूँ, बहुत देर से हम बड़ी संजीदा सी बातचीत कर रहे हैं। ये मुशायरों के इनेकाद में जो अंदाज़े बयां और के तहत, और आपने दुबई में जिस तरह की शमा रोशन की, फिर उसके बाद आपने उस सीरीज को यानी उस नाम के लीगेसी के साथ और उसकी शोहरतों के साथ आप उसे हिंदुस्तान में लाए। फिर आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जी। अंदाज़े बयां और के बैनर पर बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसमें कई प्रोग्राम आपके बहुत कामयाब हुए, जिसमें पटना का है, आपका हैदराबाद, दिल्ली का है। ये आपके बड़े कामयाब प्रोग्रामों में माने जाएंगे। तो दुबई में या हिंदुस्तान में मुशायरों के इनेकाद के दौरान एज ए ऑर्गेनाइजर कोई ऐसा फनी मोमेंट, किसी शायर को आप रिसीव करने गए हो उस वक्त का कोई फनी मोमेंट, किसी शायर को होटल में आप पहुंचाने गए हो, लेने गए हो, बात करने गए हो, मुलाकात कर रहे हो, किसी को फोन किया हो तब कोई फनी मोमेंट हुआ हो, ऐसा कोई तारीख थोड़ा नहीं, मोमेंट बहुत हुए हैं और हर तरफ होते हैं। और आप यकीन जानिए जिन जिन मुशायरों में जनाबे मुनव्वर राना साहब से, राहत इंदौरी साहब आते थे और डॉक्टर कुमार इस्सास आते थे, इतने सारे मोमेंट्स हैं कि हम आपको क्या बताएं। मुनव्वर भाई का तो सेंस ऑफ ह्यूमर तब का, थोड़ी पूरी रात हम लोग बैठते थे और वो हंसी मजाक होता और बहुत ही अच्छी तमाम ऐसे वाक़ये हैं जिनका जिक्र शायद हम इसमें न कर पाएँ, लेकिन बहुत सारे फनी मोमेंट हैं। और हम लोग कभी भी वो शायरों को लाना, शायरों को ले जाना, हाँ और शाजियाँ पेके करते हैं और उस प्रोसेस को बहुत इंजॉय करते हैं। तो तमाम ऐसे वाक़ये हैं जो बराबर राना साहब की हमारे में हीरे हैं और हम लोग को याद करके बहुत खुश हो। चलिए अब मैं फिर से जरा सा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और तो अब वो जाहिर है कि अंदाज़े बयां और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों के शोरा भी उस बड़े गैलर की तरफ देखने लगे कि यहाँ अगर अंदाज़े बयां और का प्लेटफॉर्म हमें मिले तो यहाँ से जाहिर है कि हमारी शायरी को ग्लोबली पूरी दुनिया में पहुंचने का एक मौका पे मिला जी। अब जाहिर है कि शायर आपके टच में भी आने लगे और आपने उसी में से एक अच्छा गुलदस्ता बना के हर बार अंदाज़े बयां और के मुशायरे में पेश करना शुरू कर दी। इस दौरान कुछ चैलेंजेस आए क्या आपके साथ? किस तरह की चैलेंजेस मतलब जैसे कभी हुकूमत की सतह पे वहाँ कोई कानून बदला हो, कभी कोई
किसी के टिकट वीज़े में कोई प्रॉब्लम आई हो, कभी परमिशन वगैरह कोई इश्यू वो तुम हुआ था हमारे पास 2017 में हुआ था। कोई परमिशन जो इश्यू हुआ था, कोई पॉलिसी वधिक भी कोई प्रक्षारण में नहीं कर पाए थे। और ऐसे कुछ होते रहते हैं, जहाँ तक आपको पता है ये परमिशंस की बात होती है। अभी रिसेंटली जो मुशायरा हमारा दिल्ली में हुआ, वहाँ भी कुछ इस तरह के परमिशन के इश्यूज थे। वो चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं, और चैलेंजेस के बाद जो सक्सेस होती है और आप उसमें एंजॉय करते हैं, तो वो कमाल ही है, वो एहसास कमाल का। मैं इसको समझ सकता हूँ। जाहिर है कि मैं भी एक बड़ा छोटा सा उस वक्त नहीं आ रहा था, तो हम इस बात को समझते हैं। और तुम आपको एक बता दें, एक दो ये सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि हम क्या ये बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही कायदे से, बहुत ही चीज़ों को कायदे से करते हैं। हमारे क्या कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे टिकट्स वगैरह का ये बिलों का मिलना, जो भी हमारे यहाँ की चीज़ें होती हैं वो बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को इन्वेस्ट कर दी, और की हमें एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है करते करते वो सारी की करी। अच्छा, जब आप हिंदुस्तान में वो प्रोग्राम करते हैं तो ज़ाहिर है कि आपको अपनी वहाँ की ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के फिर हिंदुस्तान आना होता है, कि हाँ आपको गालिबन 1-2 दिन पहले आना होता है। फिर 1-2 दिन जब आए हैं वतन में, फिर एक रुक गए। यहाँ के मुशायरों में और दुबई के मुशायरों में एज ए ऑर्गेनाइजर क्या फ़र्क देखता है? वहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम मुशायरा जो है हम किसी तरीके के साथ मिल के करते हैं। ज़्यादातर क्या है वो कोलैबोरेशन ऐसा से होता है। जो लखनऊ में हमने प्रोग्राम किए वो तो हमने खुद किए। जी हाँ, अपनी तरजीह में हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर में चाहिए। बाकी जहाँ पे प्रोग्राम किए तो कोलैबोरेशन से हो, तो कोलैबोरेशन में आप कुछ ना कुछ काइंड ऑफ समझौता करते हैं। वो जो आप कर पाते हैं खुद वो नहीं हो पाता है, लेकिन आप समझौता करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा समझौता नहीं करते हैं जिससे हमारा वो ब्रांड कुछ इधर उधर डाइवर्ट हो। हम वही समझौता करते हैं हमारे ब्रांड की अच्छा हो। मोरल सारी सी बात है, हम जब दुबई में हैं तो वहाँ जो कंफर्ट दिन है उसका इस अलग ही बात में, कुछ सब चीज़ हमारे पास एकदम फिंगर टिप्स में। यहाँ पे हमें चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस होता है और उसको भी हम लोग एंजॉय करते हैं। और उस पूरे प्रोसेस को के जरिए वो जो परेशानियाँ होती हैं, वो जो परेशानियाँ क्या फिर वो जो चीज़ें बुरी होती, हम लोग उस पर बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि एंड में हमें एक अच्छा मुशायरा कामयाब मुशायरा लोगों को सुनवाना। ये जाहिर है कि बल्कि इसे अगर मैं एक शेर में कहूँ तो मैं यूं कहूँगा कि चले हैं मंजिल की जुस्तजू में जमाने से बेनियाज होकर, चले हैं मंजिल की जुस्तजू में जमाने से बेनियाज होकर, हमारी लक्ष्य को देखते हो हमारे अज़्म सफर को, हाँ हमारी लक्ष्य को देखते हो हमारे अज़्म सफर को देखो। चलिए साहब, अब मैं एक सवाल और लेता हूँ अपने व्यूअर्स में से। राशिद अनवी हैं जो एक सवाल कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प सा मजे का सवाल है एक का, बल्कि 2 सवाल जोड़ लेता हूँ। एक कोई ये शायर अजहर हुसैन है, इन्होंने भी एक सवाल किया। राशिद अनवी का सवाल बहुत दिलचस्प है कि आप कितने शायरों को स्टार बनाकर दम देंगे? कोई ऐसी डेडलाइन आपने तय कर रखी है कि इतने लोगों को? इसमें नहीं, हमें इसका ना कोई आप बीमू ने कहा तो जहन में आया, ना इसका फिर कोई दर्रा है, ना ये हम ये कहे किसी इस जगह पे ने ऐसी जुबान से कहा है। लेकिन हाँ, एक बात की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, कोई नया शायर हमारे क्या है, वो आप अमीर हमजा रेब ले या अमृतांशु शर्मा ले या कभी यहाँ से रुबीना अयाज गई थी। हमारी एक कोशिश तो होती है, अगर कोई सच्चा शायर आया है इसने बड़ी मेहनत से शेर लिखा, कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो फिर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, और उसका मिलना चाहिए। उसने जो पढ़ा है वो दुनिया के हर उस घर में उसके वो कंटेंट जाना चाहिए, यहाँ की शेर शायरी पसंद की जाएगी। और इसमें हम लोगों को ऊपर वाले हैं बहुत कामयाबी दी है, और इसका हम बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके पीछे जैसे आपने शुरुआत में बात की, पोस्ट प्रोडक्शन की बात होती है, साउंड कैसा हो, ऑडियो कैसी हो, मिक्सिंग कैसी हो, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप बोल लगता हूँ कि रुबीना अयाज को आप देखिए, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कम से कम 75 से 100 मिलियन के बीच में वो पूरे सोशल मीडिया पे देखी गई है, ये फिगर हम आपको कम बता रहे हैं। तो शेर पढ़े और तमाम ऐसे उनने शरीर से देखी साहब, लेकिन डेजर्ट जैसे शायरी सही, उसके बाद वो वहाँ पे गए। तो ये जो भाई ने ये कहा है, इसमें दम लेने वाली कहते रही बात ही, इसमें ये बात है कि जब तक कि हम इसको कर पाए, ये हमारा मिशन है। कोई भी शायर कोई भी शेर वहाँ पे अच्छा सुना के गया, वो एक हर एक उस घर में पहुँचना चाहिए जहाँ पे शेर व शायरी सुनी। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक जरा सा, और ये मैं इसे दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा सवाल है
ये कह रहे हैं कि साहब इल्जाम है कि आपके मुशायरों में तरन्नुम में पढ़ने वाले शायरों को मुशायरों से दूर रखा जाता है। ये शायर अजहर हुसैन हाँ, अजहर हुसैन साहब ने जो सवाल पूछा है इसके जवाब में एक ही बात हो कहते हैं, शबीना अजीब साहब हर जगह पे एक एक आप तो सो रही थी कि हम वो माँ के बैठे हैं पहली सब पे जो नजर की वो 10 साल पे बने थे, लेकिन कौतों ने अंदाजे बयां में पढ़ा, अब उसके बाद वो मेरे को कामयाब है। तो ये डांस बोला शबीना अदीब से लेके मुमताज नसीम से जो भी तरन्नुम की शायरा आई तुम्हारे क्या बहुत सुनी है। और वैसे भी शायरों में भी बहुत सारे लोग महसूस लोग आसिफ शाकिरी है, आदल इकबाल आशर साहब हैं, तमाम लोग आयो। हाँ, तो अब अगर शायर तरन्नुम में कम बढ़ रहे हैं तो ये शायरों की गलती है, हमें तो कोई हमारे क्या आता है हम दूसरी तरह से उसको प्रपोज करते हैं। चलिए आगे छोटे छोटे सवाल है, तो एक सवाल और ले लेते हैं। ये कोई शाहबुद्दीन शाह साहब है, ये कह रहा है कि रियाज सिद्दीकी साहब हमें ये बताएं कि वो शोहरत को हासिल कैसे करेगा। इसमें इंतसारी का बहुत बड़ा रोल है। जब आप किस चीज को गर्रा लम्हा ने अपने 2 साल से ये सना था वो आप में आ गया तो आप खत्म हुए। आज जो कर रहे हैं वो सर पे मत ला दें, और ये अल्लाह ने आपको अगर नवादा है तो इत्तसारी से आप इसको करते चले। और शोहरत को हजम कर पाना वैसे मुश्किल चीज है, लेकिन आपने अगर हजम कर लिया तो आप जो काम कर रहे हैं आपको उसमें आ रही होता था फिर उसमें इजाफा होता। पर कभी भी किसी मौके ने किया कि रिशु भी आज तक अगर कामयाबियों के बाद भी आप मुनकसरुल मिजाज है तो फिर ये आपकी कामयाबियों में इजाफे की दलील है, उसमें और इजाफा होगा। बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल आप सही। आपने बात तो पता दिया। आप दरअसल हम यहाँ से एक सवाल गया कि, और वो सवाल ये है कि अदहान भाई जब आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप सोचते हैं कि साहब ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये हमारे शायक हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग में जो सपोर्टिंग टीम है वो ये लोग हैं। तो क्या उस वक्त आपके जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी तरफ से भी कभी किसी शायर के लिए कोई प्रेशर आता है कि साहब इसको बुलाइए या इसको मत बुलाइए या इसको करिए इसको मत करिए, ऐसा कुछ हो? हमारे साथ शुरू में हुआ था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो स्पॉन्सर थे वो पे चले कि हाँ किसी बात का एक्सेप्ट रह ही नहीं सकते। ये प्रोडक्ट हमारा है, ये सोच हमारी है, आप हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ब्रांड लोग पुरुष तक की जाएगी नहीं हमारी बुलाए। हमारी भी ये टेक्सचर का हजब करना नामुमकिन सी बात है। हाँ, अगर आप जो कह रहे हैं वो हमें भी पसंद है तो बहुत फायदा हो, लेकिन किसी चीज को हमारे पर आप ला दे नहीं सकते हो उस पर एक्सेप्ट नहीं। भाई आपके ख्याल को हम एक लिमिट तक ही कबूल करेंगे तो हमारे उस फ्रेम में आ रहा है उसको अब बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत होता है। और इसी वजह से शुरू में हमारे साथ हुआ कि ये हुआ हमारे 2 स्पॉन्सर जो है चले गए, तो उन्हें शायद जो कहा कि आप एक बुक कर दी तो वेदार नहीं कर पाएंगे। को बोले क्या खुदा हिंदुस्तान में, दुबई में, यूएई में और मुख्तलिफ मुमालिक में बहुत सारे लोग बहुत सारे बैनर्स हैं लोग को जो इस तरह की महफिलों सजाते हैं, इस तरह की महफिलों के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए, हमारे लिटरेचर और कल्चर के लिए खिदमत का जी ऊपर एक कॉमन इल्जाम लोग बड़ी आसानी से ये लगा देते हैं। ये बिजनेस मॉड्यूल है, उन्होंने पैसा कमाने के एक ये रास्ता एक जरिया बनाया ऊपर। इस बारे में आपका ख्याल? आमतौर पर लोग कहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ आप या मैं या और कोई तीसरा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर ऑर्गेनाइजर के बारे में लोगों का ख्याल ये बन जाता है कि ये एक पैसा कमाने का जरिया बनाया गया। इस बारे में एज ए ऑर्गेनाइजर आप क्या देखिए? ये इल्जाम आप गौर से उन आदमियों को देखिए तो एक्चुअली में वो चाह नहीं रहे होते हैं जो कह रहे हो, वो कर नहीं पा रहे होते हैं तो ये इल्जाम बना रहे हैं। अच्छा ये झोझलाहट में है जी, इसके सो इल्जाम बना देते हैं। कोई आदमी अगर इस काबिल बन गया कि मुशायरों के करवाने से पैसा कमा रहा है, ये थोड़ी अच्छी बात। सही बात। उन दरी और चादरों और पहले जब मुशायरे का ख्याल आता था तो आप नगीम भाई आप तो उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं, एक मखसूस कम्युनिटी सामने बैठी होती कि मखसूस किस्म का पाल लगा होता था, मिलीन तखत सफ़ेद बैनर, अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा, वो मुशायरा हो रहा होता। आज अगर उस मुशायरों को लेके कोई ऑर्गेनाइजर या तंजीमें उस लेवल पे आ गई हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी होकर कहते हैं जरा हम आपका सपोर्ट करेंगे बिल्कुल, और तीसरे आदमी को ये दिखा रहे कि पैसे कमा रहे हैं तो पूरा अपनी बेतौफी नहीं फिगर है। आप ये देखिए कि उर्दू कहाँ पहुँच गई और प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया थे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खड़े हुए कह रहे हैं कि मैं आपके साथ आपको ताउन करूंगा, आप हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर। बहुत अच्छी बात है। जितने भी ये वो लोग हैं ये बेचारे नाकामयाब लोग हैं और ये सब चाहते हैं कि वो ऐसा करें
नहीं कर पाते, इस वजह से एकदम जी ये हमारा अपना तर्दिए बिल्कुल सही। अच्छा साहब एक सवाल मैं यहाँ और ले लेता हूँ अपने तो एक सवाल पे यहाँ और करना चाहता हूँ के साथ। ये गुलाम हुसैद हैं हमारे एक व्यूअर, उन्होंने पूछा है कि मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह ताला ने रियान सिद्दीकी साहब को जो इज्जत शोहरत मानता तरक्की और चाहिए दी है, क्या ये सब उनकी माता पिता की दुआओं कर सकता है? जाहिर है कि ये जो सवाल बनता ही नहीं है, ये तो कॉमन स्वभाव है, हाथ ऑब्वियस है और हर आदमी इसको कहेगा और मानेगा। मुझे दिल से लगता है कि ये कामयाबी और मकाम उसके माँ बाप की दुआओं बकल है। यकीनन उन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया मेजियन। अच्छा, अगर ये सच में उनके माँ बाप की दुआओं पर सबका है तो मैं रेहान सिद्दीकी साहब से जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको अपनी जिंदगी बदलती हुई दिखी और आपकी जिंदगी में कामयाबियां आने लगी थी। आपको कब लगा कि आपके माँ बाप की दुआएं रंग लाए थे? मैं जरा सा इसलिए ये सवाल और ये आपका अनुभव जानना चाहता हूँ ताकि हम समझ सकें कि माता पिता की दुआओं की ताकत कितनी बड़ी होती है। ये सवाल, हालांकि सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, दो चीजें चांस, लेकिन फिर भी कुछ कह ही दीजिए, इन्होंने इतनी मेहनत से लिखा है। एक्चुअली क्या है ना हम हमारी जो पोस्टल लाइट है वो हार्टफोर्ड एमटीडी यार में जी और हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। तो जब उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ और जब हम उसमें काम करने लगे, वो वक्त हमारे लिए बहुत ही खुशी का वक्त था कि इतनी बड़ी कंपनी थी और इस तरह से जद्दोजहद हम हिंदुस्तान के एक क्लास के लोग अपने बच्चों की परवरिश में करते हैं, मुश्किलों से वो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अच्छी जगह नौकरी कर रहे रहते हैं। तो उनकी भी बहुत ही खुशी का वक्त होता है। और अब तो अम्मा अब्बा इस वजह से खुश होते हैं कि अम्मा के पास भी मोबाइल है, अब्बा के पास ही मोबाइल है। ये बात को रील आती रहती होगी तो देख के कहती है वजीर ये तुमने कब, तो वो अभी तक उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। ये तुम्हें हमने ये तो सब सिखाया से सीखो, ये रहा सीखा रहा है। बहुत खुश होते हैं डिग्री की दुआओं से जो है दीदी। अच्छा, जाहिर है कि आपने इतने सारे मुशायरे, इतने सारे शायरों से आपका करीबी रिश्ता, शायरी के साथ आपकी दिलचस्पी। अब जरा सा कुछ देर शेर व शायरी पे बात करता हूँ। अगर सब शेर सुनने सुनाने का मामला करता है, हमारे कई व्यूअर्स ने कहा दिया है कि आप रेहान साहब से एक शेर जरूर सुनवाइएगा। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि मुनव्वर राना साहब का बहुत असर रहा अंदाज़े बयां और आपके अंदर इसी इंस्पिरेशन को परवान चलाने मुनव्वर राना साहब के हौसला अफजाई का बड़ा असर। तो आप अपने पसंदीदा कुछ शेर सुनाएं, जो चाहे वो हमें श्री मेहर की शेर वह लेते हैं, जैसे अब हमें देख के लगता तो नहीं है लेकिन हम कभी उसके पसंदीदा हुआ कर। अरे वाह वाह। और एक शेर और है जो देखी कि हम जब से तेरे इश्क ये चक्कर में पड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं खड़े हो जाते हैं यार। वाह 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 वाह, क्या क्या, अरे वाह। मुझे पूरी पूरी नज़में और गज़लें जो हैं वो याद हो जाती थी मुझे। साहे के रुलने, कैपी आजमी साहब की रुलने, जी और मुझे क्या है वो वाली पद बसे क्या राजा वो गजल भी आपको मजे से सुनाते हैं। और तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो तो आप मेरा आमिर रंगी आबिर अबीर की लो, और जी वो उनकी नज़्म में खाए। क्या भोपाली की एक गज़ल है जी, वो बड़ी क्या चौपाली साहब की रदद है, देखिए कि डाक दुनिया में किए दर्द जमाने से भी वाह, हमको ये तो फिर तुम्हें गोश्त बनाने से भी वाह वाह। हम तरसते ही रहे ता तुम फलाने से फत खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जा। क्या कहना, क्या मिले आप लोगों के मिला जी, वाह वाह वाह। तो मैंने ये वाले जिस तरह के तो शेर कहे जाते हैं मुझे बहुत पसंद। अच्छा, वो आमिर अबीर वाले भी वो बुरी नज्म थी और मैं बुरी। तुम अपनी मर्जी से खेल थे हो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम मेरे, अगर मैं हारा मैं आमिर अबीर के बरा। अच्छा, एक बात की बताइए, आप तौर पर दुनिया भर के लोग ऐसा मानते हैं तहजीब हाफिज साहब से आपका बड़ा जज्बाती रिश्ता है, बहुत बहुत करीब है आप लोग इसके, एक दूसरे को बहुत समझते हैं, एक दूसरे से आप बड़ी केमिस्ट्री आपकी एक मिनटी रखिए। तहजीब हाफिज आपके साथ कोई वाकया हो जो आप सुनाना चाहें, या कुछ शेर के जो आप बता सुनाना चाहें? तहजीब आपी एक लिए चाहे तो कबूतर कंती निगार उतर दिन अवकात है उसे करेगी पशी शायरी बेशक क्या है टेक्निकली, लेकिन हमें बेबना पसंद है उनके शेर और वो हमें एज ए इंसान बहुत पसंद है। तो तहजीब हाफी जो है तक वो हमारे ज़्यादातर शायरों में रहते हैं
और ऐसे शायद मुझे वो बहुत पसंद था, बहुत पसंद है। और हमारे बेचारे वो वादा रहे थे और बहुत ज़्यादा पजीराई अंदाज़े बयां देनी आप ही को मिली। वो हर मौके पे हर स्टेज पे वो ये कहते हैं कि वो जो भी उनकी कामयाबी है उसमें अंदाज़े बयां होता होगा। अच्छा रेहान भाई, मैं एक बड़ा सवाल को और अजीब से उससे करना चाहता हूँ हमसे, और वो ये है कि अगर मैं आज के शायरों में से कहूंगा कि एक लिस्ट बनाएं कि अंदाजे बयां का मुशायरा आप करने जा रहे हैं, तो आज के शायरों में से आप किस किस को चुनना चाहेंगे? तो जाहिर है एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी जाएगी, आप जिसका नाम वही लेंगे वो खामखा नाराज होगा, खफा हो जाए। हमारे जो डीजेस दुनिया से जा चुके हैं, जाहिर है कि आप उनमें से सबको बारी बारी बुलाना चाहिए जी। अब एक मुशायरा ऐसा करना है आपको जिसमें उन लीजेंड्स को लेकर एक 12-13 लोगों की एक टीम बने। और अब आपको पहला मुशायरा करने जा रहे हैं जिसमें वो लीजेंड्स शामिल होंगे जो अब दुनिया में नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं। तो एक लिस्ट बनाते हैं ऐसी कि जिसमें आप जो है उसमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले दो दी जो सीनियर नाम होंगे वो कौन कौन हो? ठीक है, इसमें कुमार बारोती की बड़ा यकीन कुमार साहब हो गए, बार साहब के साहब हो गए और यार इंदौरी हो गए। इसमें निजाफत जो है सरी तापी साहब की होगी, इसमें सागर तैयार है ऐसे पे हो गया। फिर मैं गीता पाजरी को ठीक, और इस पे कैफी आसी साहब, हाँ। और इसमें वो अपनी भोपाल नदी कहीं क्या कैम भोपाली के साथ अहमद मंजर बुमाली भाई कि भाई कौन है जो महादा के बस कह रहा है का। अरे भोपाल भी डॉक्टर बशीर हाँ, डॉक्टर बशीर शी था डॉक्टर अभी तो अभी जिंदा है डॉक्टर शीर, अगर आप उन्हें छोड़ भी दे हाँ, लेकिन वो रखी तो थैंक डॉक्टर बशीर को रखी। तो ये तमाम लोग हैं लेकिन इंग्लिश बनेगी। और तभी आप इसमें शायरात भी आई है, आपने मिजाज का अभी आपको ले अभी परवीन शाकिर रही, इसमें परवीन शाकिर साहिबा रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं रखेंगे हिंदुस्तान से नसीम निकत साहिबा और नसीम निकत साहिबा को रखेंगे। हमारे क्या मुशायरों में वो उन्होंने जी पढ़ा भी है और बड़ी पजीराई हुई और उनकी वजह से हम लोगों की बड़ी इज्जत हुई मुशायरे में, और वो बहुत अच्छी शायर जी। तो बस इस तरह से कुछ हमारी टीम बन जाएगी, इस तरह से हाँ एक अच्छी सी टीम बन जाएगी। सलीम जाफरी साहब इसकी निजाम से हमारे करेंगे और सदारत के लिए खुमार साहब हमारे पास मौजूद हैं, वो शायरात हमारे पास हैं परवीन शाकिर और डॉक्टर नसीम निकत। और उसके अलावा हमारे पास तहत तरन्नुम का एक बढ़िया सा कॉम्बो बन गया है। ये बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी फहरिस्त हो जाएगी। तो ये हमारी एक ड्रीम टीम बन गई कि अगर ऐसा होता हमारे पास कि ये होता हम अपने लीजेंड्स को बुला के मुशायरा कर सकते तो शायद ये करते, ये बिल्कुल, और ये एक टीम बनती जिसको हम मुशायरा करते। अब ये तो हो गई लीजेंड्स की बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ आने वाले जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं उनकी, जो आज चिराग की तरह कहीं कहीं रोशन है और उनको जो है दीपक से आफताब और सूरज और चांद और तारे बनने का सफर अभी तय करना है। तो जो नए अपकमिंग स्टार्स हैं उनके लिए कोई खास पैगाम जो आप देना चाहते हैं? उनके लिए ये पैगाम है कि इंस्पायर तो आप किसी भी शायर से हो सकते हैं, और लेकिन पूरी आपकी जिंदगी की अभी शायरी जो है वो जब आप पढ़ें तो ये ना लगे कि आप उस शायर से एक्सपायर हैं। अपना लिखें, जेन्युइन लिखें और आज के मौज़ूआत पे लिखें और बोलती हुई शायरी लिखें। एक होती है ना जो जिंदा शायरी होती है, क्योंकि आपको देखिए हर आदमी को ये ख्वाहिश होती है कि उसकी रील चले, और वो जब से रील पोस्ट होती है तो देखता है व्यूज कम आए। देखिए आपको व्यूज कम आएंगे तो आप परेशान ना हो, क्योंकि एक बात राहत इंदौरी साहब कहते थे कि अच्छी शायरी का सुना जाना या उसको बर्दाश्त करना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम। तो आप उससे परेशान ना हो, अच्छी शेर कहते रहें, जिंदा शेर कहते रहें। आप यकीन जानिए कि आजकल के दौर में अगर आपने अच्छा शेर कह दिया है तो वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप जहां तक उसको ले जाना चाहते हैं उसको ले जाएं। अवेयरनेस सोशल मीडिया की भी आजकल के शायर रखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है, जो आपके शेर हैं आपको किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, वो पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे शायरों को ये हम थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के बारे में ज़रूर आप मालूमात करें और इसको सही करें, इसको सीखें बस। और क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कोई आदमी अगर ये कहे कि नहीं हमें मशहूर नहीं होना है तो ये गलत है। हर आदमी चाहता है उसका शेर दुनिया तक पहुंचे, बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है ये उसको पता करना ज़रूरी है।
बिल्कुल, और जिंदा शायरी करिए, अच्छे शेर लिखे, खुद लिखे, तो ये सारी चीजें हैं। तो और अंदाजे बयां तो हम तो इस बात के एकदम उसमें रहते हैं कि कहाँ से कोई अच्छा शायर मिल जाए और वो हमारे साथ अंदाजे बयां में पढ़े, और हमें बड़ी खुशी होती है। तो बस यही एक अरे रेहान भाई, ये जो आपके साथ मेरा जो एक वीडियो, जब आप पिछली बार हम लोग लंच पे बैठे थे, तो एक वीडियो जो हमने डाला सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने तो पॉडकास्ट के लिए सवाल भेजे। एक दो लोगों ने कुछ पर्सन से सवाल जो मेरे इनबॉक्स में अलग से आए, और जो मुझे फोन करके लोगों ने कहा। हमारे एक दोस्त हैं उज्जैन में, मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, वहाँ बज़्म लालो गौहर करके एक तंजीम है जो वहाँ अदबी खिदमत कर रही है। हमीद गौहर साहब ने मुझे फोन करके स्पेशली ये कहा कि वो एक सालाना एक अवार्ड देते हैं किसी बड़ी शख्सियत को जिसके खिदमात का इतराफ करके लालो गौहर, बज़्म लालो गौहर, ये एक फाउंडेशन जो है उनकी, वो एक अवार्ड देना चाहती है। उनका कहना था कि क्या रेहान भाई से हमें उसके लिए कभी वक्त मिल जाएगा। हमने इससे पहले भी कोशिश की है, लेकिन हमारा ऐसा कोई राब्ता नहीं बन सका सही से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि किसी आने वाले प्रोग्राम में ये मौका मिल जाए कि आपका कभी इधर आने का कुछ हो? अभी हालांकि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो जरा इस वक्त मसरूफ ज्यादा है तो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में कभी आपको कोई अगर तंजीम है, और जैसे आपने कहा वो कि वो इसमें बाकायदा बहुत ही सीरियस होके वो काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का पार्टिसिपेशन किसी भी तरह से अगर वो मांगते हैं तो हम आई एम देयर। क्योंकि ये अगर कोई सीरियस तरीके से काम कर रहा है और हम भी अंदाजे बयां को इसी उस पे चला रहे हैं कि इसमें सीरियसनेस हो और जो भी काम करें सलीके से हो। कोई अगर ऐसा काम कर रहा है और हमारे बस में कुछ भी है और वो कुछ भी हमसे चाहते हैं, तो हम उनके ताउन करने के लिए या जो भी वो कहें उनको सुनने के लिए या उस पर अमल करने के लिए तैयार। मैं फिर से उसी सवाल पे, पीछे वाले सवाल पे आता हूँ। नए शायरों के लिए आपने कहा कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी सीखना चाहिए। आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने अच्छे से रखें, इसका इस्तेमाल भी आपको सीखना है। और जाहिर है कि बगैर शायरी सीखे तो कोई काम नहीं सामने का दे, कोई काम नहीं। बगैर शायरी, आज सोशल मीडिया बहुत अच्छा सीख ले, लेकिन शायरी आपने मेहनत नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। हमने इसी बात को समझकर बहुत सारे नौजवान शायर जो सुखनदान के टच में आते हैं रेहान भाई, तो उनका ये होता है कि भाई हम शायरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जितना टूटा फूटा हम कह सकते हैं कहते हैं। वो दौर अब खत्म हो गया। जैसे पहले हमारे छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में हमारे असातिज़ा हुआ करते थे, उस्ताद शोरा, जिनसे लोग जो है जिनके शागिर्द होकर बाकायदा उनसे शायरी जो है बजाते खुद सीना बसीना और मोहब्बत के साथ उन्हें सिखाई जाती थी। वो दौर अब खत्म हो गया। अब मिलते नहीं लोगों को आसानी से ऐसे लोग जो उनकी तरबियत कर सके। हमने इस बात पर, जब हमारे पास इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमको शायरी की बुनियादी जो समझ है या सीख है वो कहीं से मिल सके, तो मैंने सलीम भाई जैसे, सलीम सिद्दीकी साहब जैसे बड़े शायरों के साथ, जो जिनके पास ये सलाहियतें हैं कि वो नई नस्लों की तरबियत कर सकते हैं, तो उनके साथ बैठ के मैंने इस पॉइंट पर डिस्कस किया। और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जब क्रिकेट को सीखने के लिए एकेडमी हो सकती है, म्यूजिक को सीखने के लिए एकेडमी हो सकती है, बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स को सीखने के लिए, डांसिंग सीखने के लिए एकेडमी हो सकती है अच्छी, तो पोइट्री और आर्ट एंड कल्चर के साथ लैंग्वेज और उर्दू को सीखने के लिए एक एकेडमी की शक्ल दी जाए और उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर अगर नई नस्लों को एक मौका फराहम किया जाए, तो हमने सुखनदान एकेडमी के एक कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। उम्मीद है कि 2-3 महीने में हम उसको अच्छे से पूरी तैयारियों के साथ शुरू कर पाएंगे। इस बारे में मैं आपकी, जाहिर है कि आपका एक जुमला भी हमारे लिए इंस्पिरेशन और हमारे लिए हौसला अफजा होगा, तो मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी है। तो क्या नई नस्लों को ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के जरिए भी, वो जरूरी नहीं कि वो सुखनदान एकेडमी के जरिए हो, उनके इलाके में कोई और ऐसा जरिया है कि जहां से उन्हें प्रॉपर उनको शायरी की बारीकियां भी सिखाई जाए, परफॉर्मेंस में जो कमजोरियां हैं वो भी सिखाई जाए, उनके बॉडी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सिखाया रिमूव किया जाए और उसको पूरी तरह से एक बढ़िया तरीके से उनको फर्निश किया जाए। तो ऐसी कोशिश के बारे में आपकी क्या, इसमें आपका की जो कोशिश है, एक चीज जो है जो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, कोई नया शायर होता है उसके लिए किसी उस्ताद शायर का ढूंढना
उस्ताद शायर का मिलना, अपनी कॉपी चेक करवाना तो पॉसिबल है और होता भी है, लेकिन शायराओं के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी होती है कि वो किसको उस्ताद बनाए। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है और समझ सकते हैं बिल्कुल। तो आप अगर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आप इतना बड़ा इस कौम के ऊपर जो काम करने जा रहे हैं, ये उर्दू वाले हैं इनके ऊपर, कि आप अगर इसको अच्छे से कर गए तो आपका कर्ज होगा इस उर्दू। नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने जो खवातीनों के उससे बात की कि बहुत, क्योंकि अक्सर बेशतर मैसेजेस आते हैं और वो फिर परेशान होती हैं कि मैं कहाँ सीखूं। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि कहाँ सीखें आप जी, क्योंकि वो अगर किसी उस्ताद से कॉल करती हैं या बात करती हैं तो एक अलग परेशानी में फंस जाती, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है कि कहाँ से सीखें। वो कंप्यूटर से, वो चैट जीपीटी शुरू हो गया है तो उससे वो काम होने लगता है। आप अगर इसको कर रहे हो, सलीम भाई जैसे एक इतने खूबसूरत शायर अगर इसमें आपके साथ हैं तो ये बहुत अच्छा काम है। और आप देखिएगा, आप ये शुरू कीजिए तो इसमें लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप। हालांकि ये हमारे लिए हमारे जो महदूद वसाइल हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पे काम करना, इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत है। हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं और हम ये कोशिश में लगे हैं कि हम आसानियों के साथ नई नस्लों को ये सिखा सकें कि अगर सलीके से काम करके तैयारी के साथ आओगे, हाँ, तो देखिए, अगर गली में आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो भूल जाइए कि आपको आपके शहर के बाहर भी कोई पहचानेगा, लेकिन अगर तैयारियों से किसी एकेडमी में सीख कर आओगे तो आईपीएल आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और वो बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं। हाँ, और वो जो लोग सीखने आने चाह रहे हैं वो लोग भी इस बात की तैयारी रखें कि आप अगर चाहें कि देखिए उसकी आप फीस तय करें, उसको वो तो करें, क्योंकि आप उसमें खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। यकीनन आप प्रोफेशनल तरीके से करें, और जो सीखने जा रहे हैं वो फ्री वाला मामला नहीं हो पाता है, वो बहुत दिनों चल नहीं पाता है। और ये प्रोफेशनल तरीके से इसको आप करेंगे तो ये बहुत कामयाब होगा। और ये नॉमिनल सी फीस जी जो आए और वो दें और प्रोफेशनल तरीके से ले, ये बहुत अच्छा काम। यही हम लोगों की कोशिश है। तो अबरान भाई, आखिर में आज तो हमने ड्रीम टीम भी बनाई है अपनी, कुछ नए शायरों के लिए भी बड़ी काम की बात हो गई। कुछ शेर और सुना दीजिए जरा सब आपके पसंदीदा, तो जरा मजा आ जाए और उसमें एक बड़े लाइट मूड में हम फिर ये बातचीत मुकम्मल करें। ये शेर अच्छा लगता है हमें 2 शेर सुनाते हैं आपको जी। न जाने क्यों, हाँ, रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, हाँ, हम तो खामोश भी हैं, सर भी झुकाए हुए। अरे वाह 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 वाह। और एक शबीर हसन साहब हैं, उनका एक शेर है जी। ये शेर जब हम मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, इसका कोई डिफरेंट माने लोग ना निकालें जी। कहते हैं आप ये इस लफ्ज को, आप ये लफ्ज है इसमें, शेर में, मिसरे में, आप इसको कैसे, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जी। कि शेर है कि वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का दे, आप जैसों को भी हम जैसे तरस जाओ। वाह 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 वाह। तो अच्छा बयान भाई, एक आसान सा आखिर में वही हमारी ख्वाहिश है कि कभी कोई ऐसा मौका हो कि अगली बार आपके साथ इस पॉडकास्ट का अगला हिस्सा कभी रिकॉर्ड करें, तो उस वक्त आप भी हो, शाजिया साहिबा भी हो, और थोड़ा सा अंदाजे बयां और आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें, आपकी कामयाबियां, इनका जरा सा एक अहाता करके एक कुछ और खूबसूरत सी गुफ्तगू के लिए अगली बार कोई मौका निकालें, तो ऐसा क्या पॉसिबल हो जाएगा? इंशाल्लाह पॉसिबल हो जाएगा। आप माशाल्लाह देखिए एकेडमी की बात कर रहे हैं आप, इतने सुखनदान आपने देखिए, लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। बहुत ज्यादा सुखनदान दिखने लगे तो जैसे आपने सवाल पूछा कि वो पैसे कमा रहे हैं, वह आप देखिए कि आपको एक नया शायर, उसकी वील एक शेर मिल रहा है, आप उसको सुन के खुश होइए। आप पीछे कहाँ जा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। जी जी, एंड यूजर घर में मोबाइल लिए बैठा हुआ है, उसने सुखनदान आया, उसने कोई आपने अच्छी रील देखी तो आप उसको देख के खुश होइए, अपना दिमाग कहाँ चला रहे हैं। जी। तो चलिए, अब आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए। आप, जाहिर है कि पूरी दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम आम करने की कोशिशों और काविशों में हैं, तो मोहब्बत से जुड़ा हुआ कोई एक अच्छा से शेर के साथ आज हम इस बातचीत को मुकम्मल करें। इश्क इस दौरे खता साज में मुमकिन ही नहीं है, हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि मैंने तुम्हें चाहा के। अरे वाह 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 वाह। आप सब अंदाजे बयां को यूं ही पसंद करते रहे। हम वादा करते हैं कि इसी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बहुत अच्छे शेर सुनवाने का हम लोग काम करेंगे।
बहुत शुक्रिया हजरत आपका, और रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, मैं इसलिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मालूम है कि आपका बहुत मसरूफ तरीन और बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, लेकिन उसके बाद भी आपने सुखन्नान की गुजारिश को कबूल किया और आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। आज हमारी एक बड़ी खूबसूरत नशिस्त है जिस पर रेहान सिद्दीकी साहब बहैसियत मेहमान खुसूसी और मेहमान इम्तियाज़ मौजूद रहेंगे। शाम सुखन के नाम से एक नशिस्त, हम लोग एलीट नशिस्त, इन दिनों हमने एक सीरीज शुरू की है पिछले 3-4 महीनों से, तो उसी का एलीट नशिस्त का एक सीरीज का आज एक नशिस्त हम कर रहे हैं। उसमें रेहान भाई बतौर मेहमान खुसूसी और मेहमान इम्तियाज़ मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह उसके रील्स और उसके वीडियोस भी आप तक पहुंचेंगे और आप उन्हें पसंद करेंगे। आज कुछ नए शायर आप उस नशिस्त के जरिए सुनेंगे। आखिर में आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका ये खुलूस और आपके रिएक्शंस हमें हमेशा की तरह इंस्पायर करते हैं। हमेशा की तरह आपके रिएक्शंस से हमें हौसला मिलता है। इसी तरह से अपनी मोहब्बतें बनाए रखिए। रेहान साहब का कौन सा जवाब आपके दिल को छू गया, कौन सी बात आपको बहुत पसंद आई, किस बात ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया, इसे अपने कमेंट में लिखना न भूलिएगा। याद रखिए, हम अपने अगले किसी पॉडकास्ट में आपके उन कमेंट्स का भी जिक्र करेंगे, उन बातों का भी जिक्र करेंगे जो आप हमारे इस वीडियो पर देंगे। और एक वादा और भी करता हूं, अगर इस पॉडकास्ट में आपने कुछ अच्छे कमेंट किए, कोई एक अछूता सा कमेंट आपने कर दिया जो किसी ने ना किया हो, एक ऐसा कमेंट जिसने हमें बहुत ज्यादा मुतासिर किया, तो यकीन जानिए बहुत जल्द किसी मौके पर हम आपको रेहान सिद्दीकी साहब के साथ डिनर या लंच पर इनवाइट करेंगे। आपको अच्छा लगेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत वक्त आपका हमने लिया है, लेकिन इस पॉडकास्ट ने वाकई आप तक उन तमाम सवालों का जवाब पहुंचाया होगा जिन्हें आप सुनना चाहते थे। बहुत शुक्रिया। सितारा हिंद के साथ नदीम फर्रुख को इजाजत दीजिए। अगले किसी एपिसोड में एक और बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।